नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आप में से बहुत से लोग बाग एक समय से वास्तु लिविंग को देखते चले आ रहे हैं। आप लोगों का रुझान इस कार्यक्रम में बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से पेरेंट्स अक्सर हमें ईमेल्स लिखते हैं, पल्लवी जी से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर मिलते हैं और अपने बच्चों को, टीनेजर्स को लेकर के खास तौर पे बहुत चिंतित रहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की लव लाइफ कैसे चल रही है, रिलेशनशिप में वो कैसा रहेगा। और कुछ लोगों के ये दोनों चीज़ें, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे होते हैं तो फिर अचानक ब्रेकअप्स हो जाते हैं। इस सब को एक विषय अनुसार लिए हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से लव, रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप्स पर बातचीत करेंगे और वास्तु उसमें किस तरह से मददगार हो सकता है ये जानने का प्रयास करेंगे। और ख़ास ये एपिसोड टीनेजर्स, बच्चों के लिए है जो इस तरह की परिस्थिति से जूझ रहे हैं। आइए सबसे पहले पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा विषय, आप ही का सुझाव, क्योंकि बहुत से लोग बाग आपको जब कन्वेंशंस में, एग्जीबिशंस में व्यक्तिगत स्तर पर मिलते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये अक्सर सवाल रखते हैं। अब सिर्फ लव एंड वास्तु पे बात करें या रिलेशनशिप एंड वास्तु पे बात करें या ब्रेकअप्स एंड वास्तु पे बात करें, इन सबको एक साथ जोड़ दिया है आज हमने एपिसोड में। तो लव, रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स एंड वास्तु, क्या कहेंगे? लव रिलेशनशिप के साथ ब्रेकअप इसलिए जोड़ा है कि मॉडर्न ज़माने के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ दिनों पहले मेरे को अटलांटा से किसी एक क्लाइंट का फ़ोन आया। वो मेरे को बता रहे थे कि आपका अपॉइंटमेंट कैसा है, आप क्या तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मैंने सुना है कि आप वास्तु करते हो। लेकिन मेरी जो क्वेश्चन है वो बहुत हद तक पर्सनल है और मुझे मालूम नहीं है कि उसके सवाल सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में मिलेंगे कि वास्तु में भी मिलेंगे। तो मैंने कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड, आप अपनी पूरी जो भी आपके कंसर्न है आप थोड़ा विस्तार पूर्वक मेरे को बताओ, फिर मैं आपको राइट एडवाइस दे सकती हूँ कि हम किस तरह से कंसल्टेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं या हम कुछ और आपको सजेस्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, मेरी एक ही बेटी है और उसका अभी अभी ब्रेकअप हो गया है और जिस लड़के के साथ उसकी दोस्ती थी वो लड़का हम सबको पसंद था, तो हमने उसको ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ था, सब कुछ सही जा रहा था। इवन लड़के के जो पेरेंट्स थे उसने भी अप्रूवल दिया था, यानी दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे। लेकिन बेटी भी पढ़ाई कर रही थी और जॉब कर रही थी, लड़का भी पढ़ाई कर रहा था और जॉब कर रहा था। तो उन्होंने अपने आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया था कि हम इस रिलेशनशिप को एज इट इज़ कंटिन्यू करते हैं, जब हम इसको शादी करना चाहेंगे तब दोनों के पेरेंट्स रेडी है तो हम शादी कर लेंगे। ये सब कुछ डिसाइड होने के 1.5 ईयर के बाद अचानक से उनका ब्रेकअप हो गया। बच्चों ने आपस में ही झगड़ा कर लिया और उनका ब्रेकअप हो गया। अब उसके बाद लड़की थी वो डिप्रेशन में चली गई, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट उसकी पढ़ाई के ऊपर हो गया, उसके काम पे हो गया और उसने सडनली इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि उसने काम छोड़ दिया। तो उसके फादर जो थे वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही चिंतित थे। तो मेरे को ऐसे मदर के बहुत कॉल आते हैं, यंगस्टर बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पे फादर साहब का खुद कॉल आया हुआ था। तो अपने लड़की के बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं आपके ब्रेकअप के अंदर बेटी के लिए जो भी फ़िलहाल परेशान है, दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप डिस्प्यूट, तो उसमें आपकी 100% हेल्प कर सकती हूँ। और इसके लिए वास्तु में 2-3 ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, लेकिन मुझे उसके लिए पहले बेटी की नाम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपके घर का एड्रेस चाहिए, आप कौन सी साल से इस घर में रहने आए हो वो बात चाहिए, और जो लड़का पहले था उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसको आप कहते हो उसकी भी नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो वहाँ से कंसल्टेशन की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लव रिलेशनशिप में, ब्रेकअप में वास्तु जो आपको 2 तरह से हेल्प कर सकता है। कुछ रिश्ते जो हैं उसकी एक्सपायरेशन डेट बहुत नज़दीक होती है, हर रिश्ते की एक्सपायरेशन डेट होती है। कुछ रिश्ते आते ही इसलिए हैं कि उसकी लाइफ 6 महीने की होती है, 1.5 साल की होती है, 2 साल की होती है। कुछ रिश्तों की लाइफ 5 साल होती है, 10 साल होती है, 12 साल होती है और 50 साल भी हो सकती है। तो हर रिलेशनशिप के लिए जो भी बंदा आपकी लाइफ में आता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका नेबर हो, हर रिश्ता बनता है उसकी कोई ना कोई वहाँ पे एक एक्सपायरेशन डेट होती है। लव रिलेशनशिप में उतनी ही नॉर्मल बात होती है कि वहाँ पे भी रिश्ता जो बन रहा है उसकी कोई ना कोई एक्सपायरेशन डेट होती है। अगर वो रिश्ता लंबा चलना है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसके साथ हम ज़्यादा जुड़ पाते हैं और हमें इतना दुख नहीं होता है। लेकिन जब वो रिश्ता छोटा होता है और हम इमोशनली उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमारे लिए उसको बर्दाश्त करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह बन जाती है। मतलब
लोगों को उसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे जब मैं ये केस स्टडी इसलिए समझा रही हूँ कि लोगों को रिलेशनशिप और ब्रेकअप की वजह भी शायद मालूम पड़ सकती है, ताकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। हर बार हमारा सामने वाला जो व्यक्ति होता है या हमारा जो पार्टनर होता है या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होती है, हर डिज़ास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। वो तो एक्सक्यूज़ हो गई कि भैया निमित्त बन गए, बोलते हैं ना, रीजनिंग हो गई कि इस तरह से हुआ, 6 महीने रहा और चला गया, 2 महीने लड़की रही और चली गई, साल भर तक रही और बात नहीं बनी। लेकिन वास्तु ये कहता है कि जब कोई रिलेशनशिप होती है तो जो लड़का या लड़की की डेट ऑफ बर्थ होती है उससे पहले से मालूम होता है कि इनकी लाइफ में 1 या 2 ब्रेकअप है, पहले से मालूम होता है। अगर आप उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ देते हो तो हमें मालूम होता है कि ये लड़की की लाइफ में 2 ब्रेकअप है, बेटा भी हो सकता है 1 ब्रेकअप है लड़की की लाइफ में। तो कई बार उस कंडीशन में वास्तु कंसल्टेंट अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया इस लड़के या लड़की की शादी जो है या जो भी डिसाइड करते वो मंगनी शादी सब चट मंगनी पट ब्याह रखो, तब तक इनकी दोस्ती ही रहने दो। जब वो फाइनल हो जाता है तब जाके आप करो, ताकि उनके ऊपर डिप्रेशन ना, उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि कई बार वो चीज़ बहुत बड़ी वजह बन जाती है और काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि उन्होंने 10-12 साल तक उसके बाद नए रिश्ते नहीं बनाए और पूरी लाइफ कुछ ऐसे भी मिले जो अकेले रह गए। तो यहाँ पे जो फादर साहब अपनी बेटी की इतनी चिंता करते थे, मैंने देखा कि उसके घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जो वास्तु के हिसाब से रिलेशनशिप बनाने का काम करता है, वो वहाँ पे कमज़ोर था। अब आपका बेटा या आपके बेटी कहीं पे भी रहते हो, जॉब की वजह से रहते हो बाहर, पढ़ाई की वजह से बाहर रहते हो, लेकिन जब तक उन बच्चों की शादी नहीं होती है तब तक वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार आपके घर का जो प्राइमरी होम होता है, जहाँ पे माता पिता रहते हैं, वो ही रिलेशनशिप कॉर्नर डिसाइड करेगा कि आपके जो बच्चों ने नए रिलेशन बनाए वहाँ पे वो बात शादी ब्याह तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। उन बच्चों के घर डिसाइड नहीं करते हैं, वो तो तब करते हैं जब उनकी शादी हो जाती है और उनका अपना खुद का घर बन जाता है। काफ़ी बार वास्तु के प्रिंसिपल लोगों को समझ में नहीं आते। लोगों को लगता है कि मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मेरी बेटी तो दूर जाके पढ़ती है, तो उसका ब्रेकअप उधर हो गया तो मेरा घर कैसे रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब उसको पूछे कि आपकी बेटी की शादी होगी तब उसके जो उसका टेम्पररी घर है या रेंटल घर है उधर होगी कि प्राइमरी होम में होगी जहाँ पे माता पिता रहते हैं, तो बोले नहीं, प्राइमरी होम में होगी। तो प्राइमरी होम का वास्तु दोष रिलेशनशिप ब्रेकअप के लिए वास्तु में रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। यहाँ पे 2 चीज़ों को देखा जाता है, एक कॉमन रिलेशनशिप कॉर्नर जो कि साउथ वेस्ट है, और एक उस घर के बेटा या बेटी का अपना पर्सनल व्यक्तिगत रिलेशनशिप कॉर्नर। अगर वो दोनों चीज़ों में उनके साथ बार बार ब्रेकअप होता है, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी तरह की समस्या है, बात शादी तक पहुंचते पहुंचते हमेशा काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग मिलते हैं लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाती, ऐसी समस्या हम देखते हैं। तो किसी भी वजह से इस तरह की परेशानी चाहे बेटे के लिए हो चाहे बेटी के लिए हो, तो वहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते हम 2 तरह से हेल्प करते हैं। उनके प्राइमरी होम का रिलेशनशिप कॉर्नर जो सक्रिय यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाते हैं, और जो बेटा और बेटी का व्यक्तिगत रिलेशनशिप कॉर्नर है उसको भी प्राइमरी होम में पावरफुल बनाते हैं, ताकि जो चीज़ आपके हाथ से चली गई उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो नए आने वाले रिलेशनशिप है वो आपके लिए स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बने रहे। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और यकीनन बहुत से लोग उससे जुड़ पा रहे होंगे यदि वो इस परिस्थिति से फेस कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। एक बात तो बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं बड़े ओपन हैं, प्रैक्टिकल हैं कि पेरेंट्स को छुप, और पेरेंट्स भी हैं कि बात को छुपाते नहीं हैं, बता देते हैं कि वो किसी रिलेशनशिप में हैं और बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वो कई बार प्रैक्टिकल इतना होता है कि अगर किसी वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है तो ब्रेकअप्स भी बहुत जल्दी होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन देयर रिलेशनशिप। हाँ तो हाँ, ना तो ना, उसमें कोई हिपोक्रेसी वाली गुंजाइश नहीं है। तो उस प्रोसेस में जितना लंबा रिलेशनशिप होता है, जब वो टूट जाता है तो फिर लोग बाग डिप्रेशन, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और यदि वो एक छोटे स्पैन ऑफ टाइम में होता है तो फिर वो इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं करते, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप। लेकिन ये जो एक फेज़, जो एक लंबा रिलेशनशिप चला होता है, कई दफ़ा बात शादी तक पहुंच जाती है और वहाँ पर जाकर के टूटती है, तो उसमें चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस पर बहुत इम्पैक्ट आता है पल्लवी जी। तो एक तो ये ओवर थिंकिंग, एंजाइटी वाली जो सिचुएशन आ जाती है, उसमें भी वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है, तो ये समझ लें आपसे। दूसरा, ये जो आपने रिलेशनशिप कॉर्नर्स की जो बात करी, उन पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए कि वो उन कॉर्नर्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और वो कौन कौन से कॉर्नर्स हैं।
एक और केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी। जैसे अभी मैंने अटलांटा के बारे में बात कराई, अभी मैं उस क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ और उनकी बेटी को फॉर्चुनेटली एक उसके हिसाब से एक नया अच्छा पार्टनर मिल गया है और उसके साथ उनका स्मूथ रिलेशन चल रहा है और अभी तक वो केस सही जा रहा है। सैन फ्रांसिस्को की एक मैं आपको बात करना चाहूँगी कि मेरे क्लाइंट के साथ मैं काफ़ी टाइम से काम करती थी। बच्चे यंग थे, बाहर पढ़ते थे, धीरे धीरे अपने घर पे वापस आए। बड़ी बेटी की शादी लव मैरिज हुई, लव का मैरिज जैसा था, और छोटी बेटी के लिए उन्होंने किसी लड़के को देखा था और उस लड़की को वो किसी शादी ब्याह या इवेंट में मिले थे। उसके बाद वो दोनों बच्चे अपने अपने हिसाब से अपने घर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया था। लेकिन लड़की को समहाउ लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो वन वे रिलेशनशिप की बात थी, लेकिन वो फैमिली ही मिली थी, मतलब लव वाली बात नहीं थी, फैमिली मिली थी, लेकिन लड़के को पसंद कर लिया था लड़की ने। अब लड़का भी लड़की को पसंद करता था, बट लड़का जो था वो पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में था, तो सम रीज़न लड़के के पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई कि बस मेरा ब्रेकअप हो गया। लेकिन मैंने उसको समझाया कि इसको आप ब्रेकअप कैसे दे, दिस इज़ नॉट कॉल्ड ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है कि दोनों लोग अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ लंबे अरसे तक हो, या जो भी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो और अपने हिसाब से वो एक दूसरे के साथ अलग होना चाहते हो, तब जाके ब्रेकअप होता है। यहाँ पे तो बात वन वे थी कि आप किसी को पसंद करते हो, उस आदमी को मालूम तक नहीं है, उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन उसने मना कर दिया तो लड़की को स्ट्रेस हो गया। तो उनकी मदर ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उसको ये बताया कि जब आपने पहली बार लड़की की डेट ऑफ बर्थ दी थी मुझे, तभी मैंने आपको कंपेबिलिटी चेक करके बताया था कि ये लड़का ये लड़की के लिए राइट कैरेक्टर, मतलब राइट पर्सन नहीं है। तो उस वक्त आपने उसको लाइटली लिया, तो अच्छा हुआ ना, ये शादी के बाद भी टूटना था, तो शादी से पहले शादी तक बात पहुंची नहीं है। तो कई बार लोगों को हर ब्रेकअप जो होता है ना, वो बहुत ही परेशानी वाला लगता है, लेकिन हमें नहीं लगता है। कंसल्टेंट को कई बार ऐसा लगता है कि सबसे पहले ब्रेकअप की वजह ये होती थी कि दो लोगों की जो कंपेबिलिटी होती थी, मैं आपको वास्तु का कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दो लोगों की जो कंपेबिलिटी थी उसमें ये रिलेशनशिप की लाइफ सिर्फ छोटी थी, तो उसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो पर्सन होता है वो हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। कुछ हमारे ग्रह ऐसे भी होते हैं ना कि हमें अपने एनिमी कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं या हमें परेशान करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो कई बार वो आपका बॉयफ्रेंड बन के आया, वो आपका गर्लफ्रेंड बन के आया, लेकिन वो जो रिश्ता था वो आपको पीसफुल लाइफ या आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप देने के लिए आया ही नहीं था। वो आपका एनिमी रिलेशनशिप था जो आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए आया था। तो कई बार वो रिश्ता टूट जाना कंसल्टेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये मान के कि हाँ चलो अच्छा है, शादी के बाद टूट जाता, बच्चे होते तो उनको और परेशानी हो जाती, इससे अच्छा यहीं पे बात ख़त्म हो गई। तो काफ़ी बार लोग ब्रेकअप से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन हमारे अनुसार जितने हम कॉन्शियस शादी ब्याह के बाद कंपेबिलिटी चेक करने में है, अगर हम लव रिलेशनशिप में आगे ज़्यादा इन्वॉल्व होने से पहले अगर कंपेबिलिटी को चेक करते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मेरे पास काफ़ी यंगस्टर, मेरे क्लाइंट्स के बच्चे काम करते हैं, मेरे को कई बार उनकी डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं, उनके पेरेंट्स ने बताया कि भैया अगर आप हमें बताना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट पल्लवी को तो टैक्स कर दो। तो मुझे कई बार टैक्स करते हैं कि लड़का है या लड़की है, मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको पहले ही अवेयर कर देती हूँ कि देखो 3 महीने के बाद नहीं रहेगा, ये 4 महीने के बाद नहीं रहेगा, 1.5 साल के बाद नहीं रहेगा, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। शॉकिंग न्यूज़ कब होता है कि जब एक्सपेक्टेशन हाई हो जाते हैं। कई बार लड़के लड़की बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम कुछ रिलेशनशिप के बाद इतने ज़्यादा इमोशनल और इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेकअप हो जाता है और वही लोग घूम फिर के मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र में ब्रेकअप के लिए क्या वास्तु दोष रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। पल्लवी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है ये जो वास्तु दोष आपने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसको ब्रेक के उस पार इस पर और चर्चा करते हैं, गहराई में जाकर उसको बेहतर समझते हैं। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये फिल्मी टाइटल जैसा लगता है, लव रिलेशनशिप ब्रेकअप्स एंड वास्तु, लेकिन क्योंकि लोगों की मांग थी, जानना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर बच्चों के साथ ऐसी परिस्थिति होती है उसको लेके ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो इसलिए ये एक विषय के अनुसार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बातचीत आकर के थमी थी कि वास्तु दोष हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, उसको प्लीज़ थोड़ा और गाइड कीजिए। आज की जनरेशन और आज के ज़माने में सबसे बड़ी समस्या है लव रिलेशनशिप और ब्रेकअप। इससे घर में माता पिता परेशान हो जाते हैं। जिन घरों के अंदर पेरेंट्स से अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम नहीं दी है कि वो अपने मन की बात पेरेंट्स को या फैमिली को बता सके,
वहाँ पे बच्चे और ज़्यादा सफोकेट हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी को कह नहीं सकते और वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। तो मैं सिर्फ एज अ कंसल्टेंट ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चों की हेल्थ अगर ख़राब हो जाती है तो आप उसके लिए इतना कॉन्शियस होते हो, आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आप उसके लिए इतना कॉन्शियस रहते हो। तो अगर हम अपने आप को एक फैमिली मानते हैं या परिवार मानते हैं, एक छत के नीचे जब साथ में रहते हैं, तो हमें अपने लव्ड वन को इतनी फ्रीडम भी देनी पड़ेगी कि उसके अच्छे बुरी हर चीज़ को आपके साथ शेयर करें। और अगर इसके साथ ऐसा कोई हादसा बनता है, कोई ब्रेकअप होता है, तो आप उसको मोटिवेट करो, सपोर्ट करो। जैसे मैंने अटलांटा का कहा, मैं उनके पिताजी को बहुत अप्रिसिएट करती हूँ। माता पिता हमेशा साथ में बात करते थे, बेटी को समझाने में भी मेरी हेल्प करते थे। और आपने बहुत बार इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे कि 15 दिन में रिश्ता बन जाएगा, वशीकरण कर देंगे, ये कर देंगे, आपने बहुत बार सुना होगा। काफ़ी बार मुझे भी लोग सवाल पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर या वशीकरण से आप आदमी को खींच के लाते हो। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये देखा है कि जब कंपेबिलिटी मैच करते हैं और हमें लगता है कि ये आदमी सिर्फ आपको नासूर बन के मिलने वाला है या इस रिश्ते में कुछ खास बात है नहीं, तो मैं कभी भी इस तरह के रिलेशनशिप को मान्यता नहीं देती हूँ। ना ही मैं उसके लिए उनको कुछ रेक्टिफिकेशन सजेस्ट करती हूँ, ना ही ऑप्शन देती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि वो लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए और वो आने वाली जो नई अपॉर्चुनिटी है उसके वेलकम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। कोई एक चीज़ जब हाथ से छूट जाती है तो आदमी का मायूस हो जाना स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन कई बार वो चीज़ हमारे अच्छे के लिए भी होती है। हर रिश्ता ख़राब नहीं होता है, हर ब्रेकअप बुरा नहीं होता है, अच्छे के लिए भी हो सकता है। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट को कॉमन रिलेशनशिप मानते हैं, कॉर्नर मानते हैं। अगर प्राइमरी होम जहाँ पे माता पिता रहते हैं उसका अगर कोई भी साउथ वेस्ट कॉर्नर में प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे रहने वाले माता पिता के बीच में, उस पेरेंट्स के बीच में, उनके ब्रदर सिस्टर के बीच में, उनका आपस अपने और अपने बच्चों के बीच में, और बच्चों का जो भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनता है उनके बीच में ब्रेकअप बार 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 होता है या अनबन बार 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 होती है। हर चीज़ ब्रेकअप नहीं होती, पेरेंट्स साथ में होते बट उनका रिश्ता ना के बराबर होता है, तो अनबन बार बार होती है। अब बात करते हैं घर की बेटी के बारे में। वास्तु ये कहता है कि घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर और घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर एक साथ किसी भी वजह से वहाँ पे वास्तु दोष है, उस एलिमेंट वहाँ पे हर्ट होता है, तो घर की जो बड़ी बेटी होती है उसका ब्रेकअप ऐसे घरों के अंदर बार बार दिखाई देता है। अगर यही बात घर के बेटे के बारे में बात करते हैं, घर के सबसे बड़े एल्डर बेटे के बारे में बात करते हैं, तो वास्तु के नियम के अनुसार अगर आपके घर के साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में एक साथ वास्तु दोष है, तो उस कंडीशन में घर का जो बड़ा बेटा होता है उसकी शादी ब्याह डिले हो जाती है, रिलेशनशिप बन नहीं पाता है, बार बार ब्रेकअप हो जाता है और लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप उसको बार बार दिखाई देता है। यहाँ पे बात हम वास्तु दोष की समस्या और उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में कर रहे हैं। यही बात घर की जो सेकंड बेटी होती है या घर के सेकंड बेटे के बारे में बात करते हैं, तो वास्तु के नियम के अनुसार साउथ वेस्ट कॉर्नर और घर का ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो घर की सेकंड बेटी के बारे में उसका दिशा माना जाता है। अगर वहाँ पे एक साथ कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का वहाँ पे टॉल एंड हैवी वहाँ पे एलिवेटेड फ्लोर बना हुआ हो, ईस्ट में अनइवन फ्लोर बना हुआ हो, तो उस घर के अंदर घर की जो सेकंड बेटी होती है, साउथ वेस्ट और ईस्ट का वास्तु दोष घर की सेकंड बेटी के ऊपर नुकसान की वजह बन जाता है। और यही बात हम घर के सेकंड बेटे के बारे में अगर करते हैं तो वास्तु के नियम के अनुसार साउथ वेस्ट कॉर्नर और घर की नॉर्थ यानी उत्तर दिशा जो होती है वो घर के सेकंड बेटे के रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप का कॉर्नर, रोमांस का कॉर्नर बनाने का या बिगाड़ने का काम करती है। तो अगर आपके घर में साउथ वेस्ट और नॉर्थ दिशा के अंदर एक साथ वास्तु दोष हो तो वहाँ पे सेकंड बेटी की शादी ब्याह रिलेशनशिप में ब्रेकअप बार बार दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने कुछ घरों में देखा होगा कि घर का छोटा बेटा पहले शादी कर देता है और घर के बड़े बेटे के लिए बात ही नहीं बनती। लड़कियों के लिए भी होता है कि घर की सेकंड या थर्ड डॉटर की शादी या सेकंड और थर्ड बच्चों की शादी हो जाती है और पहला बच्चा जो होता है उसके लिए कुछ बात नहीं बनती। तो कई बार दो दिशाओं के वास्तु दोष जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर का जो मुखिया होता है, घर के जो पिताजी होते हैं, उसका और घर के बड़े बेटे का डायरेक्शन चार्ट सेम बनता हो, या घर के सेकंड बेटे का या सेकंड बेटी का डायरेक्शन चार्ट और फादर का डायरेक्शन चार्ट सेम बनता हो और घर के अंदर वही खामियाजा, वही वास्तु दोष हो, तो फादर की रिलेशनशिप और शादी ब्याह की लाइफ भी अच्छी नहीं रहती और बच्चों के रिलेशनशिप बन नहीं पाते हैं। तो ऐसी समस्या तो बहुत जगह पे दिखी जाती है। इसीलिए वास्तु कहता है कि जब कभी कोई भी बच्चा ब्रोकन फैमिली में से आता है
तो कभी भी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ या उसके रिलेशनशिप जो होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, वो बन नहीं पाते हैं। जी, बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है पल्लवी जी, ख़ास तौर पे आज के युवा वर्ग के साथ, कि करियर को लेकर के इतने फोकस्ड होते हैं कि रिलेशनशिप मतलब पार्टी तक रहना, घूमना फिरना वहाँ तक तो ठीक है, शादी के बंधन में बंधना, एक दूसरे को कमिटमेंट देने में संकोच करते हैं। और फिर एक फेज़ ऐसा आता है जैसे वो 30 से ऊपर चले जाते हैं, फिर वो चाहे लड़का या लड़की हो, जब उनके साथ के आसपास के बच्चों की या आसपास के फ्रेंड्स की, कलीग्स की शादियां होने लगती हैं, फिर रियलाइज़ होता है कि यार रिलेशनशिप्स तो बहुत थे लेकिन एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था। तो फिर उसमें जो करियर में भी उन्होंने कामयाबी पाई होती है वो भी फीका लगने लगता है। एजुकेशन में अगर कामयाबी पाई होती है तो बहुत सी चीज़ें वो फिकल लगने लगती हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप कॉर्नर वीक है। क्या किया जा सकता है उस दौरान? वास्तु कैसे मदद कर सकता है? जैसे कहते हैं कि जीवन के हर पहलू जो होते हैं वो अपनी लाइफ को परफेक्ट बना के लिए ज़रूरी होते हैं। रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंस है, करियर भी इम्पोर्टेंस है, पैसा भी इम्पोर्टेंस है, अच्छी हेल्थ का होना, आसपास के आपके बोलते हैं कि गॉडफादर, पेरेंट्स, एल्डर, सब रिलेशनशिप जो अलग अलग तरह के नाम लेकर हैं, उसी के साथ जाके एक पूरा परिवार बनता है और आदमी को उसी से अपनी लाइफ परफेक्ट लगती है। कई बार हम किसी भी एक चीज़ के पीछे भागते हैं और उसकी वजह से जो भी चीज़ हमसे जाने अनजाने में छूट जाती है, वो कमी पूरी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है। मैंने ये जो नए दौर के अंदर एक देखा है कि बच्चे मास्टर डिग्री करते हैं, उसके बाद उनका पूरा जो प्रयास होता है वो करियर के ऊपर सेट करने में होता है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, एज ऑफ 25 से लेकर 35 ईयर्स तक की जो जर्नी है 10 साल की, वो अभी नहीं बाद में इतनी जल्दी से चली जाती है कि उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि अरे रिलेशनशिप को तो बनाना हम भूल ही गए। कई बार ऐसा होता है कि लोग रिलेशनशिप और करियर को एक साथ लेकर पैरेलल चलते हैं, उनको ज़्यादा समस्या नहीं होती है क्योंकि वो पैरेलल साथ में सेट हो जाता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे इवन 30 तक भी ठीक होता है कि आप अपने लिए राइट पार्टनर ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ पे तवज्जो देंगे तो उसका खामियाजा किसी न किसी और जगह पे आपको भुगतना पड़ता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु फंक्शनल कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं लव, रिलेशनशिप, ब्रेकअप एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और पहले उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से तीसरे सेगमेंट में। टिप ऑफ द वीक क्या है? वैसे लव, रिलेशनशिप और ब्रेकअप के लिए मेरे पास बहुत सारी वास्तु के टिप्स है। ये कह सकते हो कि पूरे प्रोग्राम तक मैं यही देना चाहूँगी, ताकि अगर इस तरह की समस्या से कोई भी बच्चे परेशान हो या कोई भी ब्रदर, सिस्टर, फैमिली मेम्बर आपका परेशान हो, तो आप ये प्रोग्राम भी उनके साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैं समांतर स्तर पे टिप्स देने की कोशिश करने वाली हूँ। एस्ट्रोलॉजी में जैसे कहते हैं रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ग्रह स्टोन कौन सा है? रूबी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के अंदर रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छा माना जाता है रोज़ क्रिस्टल एंड रेगुलर क्रिस्टल, जो कि आमतौर पे जो पॉलिश क्रिस्टल होता है उसके बारे में बात चलते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर बार बार अगर आपका ब्रेकअप होता हो तो आपको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में बहुत ही ज़्यादा रोज़ क्रिस्टल का प्रयोग करना चाहिए। रोज़ क्रिस्टल के बने हुए बहुत सारे ऑब्जेक्ट मार्केट में मिलते हैं। टॉल एंड हैवी चीज़ का होना ज़रूरी है। सिर्फ आप इसको लेस देन 12 इंच हाइट पे रखोगे तो नहीं चलेगा। जो भी प्रोडक्ट्स आप बाय करते हो, जैसे नाइट लैम्प हो गया या आपने कोई तरह के स्टैचू ले लिए, कोई भी डेकोरेशन की प्रोडक्ट्स को ले ली, लेकिन उसका हाइट पे होना बहुत ज़रूरी है। सेरामिक की चीज़ों के साथ रोज़ क्रिस्टल का प्रयोग करने से घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, जो हर तरह के रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, वो आपको फ़ायदा कर सकता है। चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, कोई भी एज ग्रुप के हो और कोई भी तरह की पर्सनालिटी के साथ आप बिलोंग करते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी वास्तु टिप्स की जो व्यक्ति दर व्यक्ति, घर की फीमेल के लिए, बड़ी बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए अलग अलग हो सकती हैं। अगर घर में आपको लगता है कि आपकी जो बड़ी बेटी है उसके बार बार रिलेशनशिप बनते हैं और पेरेंट्स को अगर मालूम ना हो, लेकिन ये प्रोग्राम घर की बड़ी बेटी देखती है, अगर आप अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ हमें भेजते हो तो हम आपको पर्टिकुलर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत समांतर स्तर पे जो भी वास्तु की टिप्स है वो भी मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने देखा है कि उतनी इफ़ेक्टिव आपके लिए रहेगी। तो घर के साउथ वेस्ट में आप रोज़ क्रिस्टल को टॉल एंड हैवी चीज़ों के साथ, यानी कि वहाँ पे मोर देन 24 इंच की चीज़ें सेरामिक के साथ रख सकते हो।
घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है वहाँ पे आप कार्निलियन स्टोन का प्रयोग कर सकते हो। कार्निलियन और जेड की बनी हुई कोई भी चीज़ को आप वहाँ पे रख सकते हो जो साउथ ईस्ट में आपको फ़ायदा करती है। अगर आपको रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप होता हो और फिलहाल आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में या डिप्रेशन में हो, एंजाइटी का सामना कर रहे हो, तो आपको वापस रिकवर होने में भी फ़ायदा करेगा। सो घर के अंदर साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको जेड का प्रयोग करना है। जेड्स की बनी बहुत सारी चीज़ें होती है। ग्रीन कलर का स्टोन आता है, एक्सपेंसिव नहीं होता, आसानी से मिल जाता है, और फिनिश कार्निलियन स्टोन का प्रयोग करना है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastu@pallavi.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।